लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। भारतीय इतिहास और संस्कृति को लेकर हम एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि इतिहास विषय को लेकर हमने चर्चा की कि इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अभी जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने चर्चा की थी कि इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि इतिहास किन किन पुस्तकों से हम पढ़ सकते हैं। आज उसी कड़ी में हम आगे चर्चा करेंगे कि भारतीय कला क्या है, भारतीय कला का किन किन कालक्रम में विभाजन किया गया। और आजकल जैसा कि एग्जाम में उभरता हुआ ट्रेंड है कि राजनीतिक इतिहास के बजाय भारत की कला पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कला और संस्कृति आजकल एग्जाम में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया है। अब इसको कैसे और कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हसीस बियाद। और भाई जी, पिछले 2 कड़ियों में भी आप हमारे साथ थे, आज फिर से हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। आज हमारा आगे जो सेक्शन है, आज हम जानना चाह रहे हैं कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अब वंशावलियों का या राजवंशों का जो इतिहास है उसके बजाय आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये जो कला वाला विषय है अभी तक अछूता रहा है, विद्यार्थी ज़्यादा इसे इतना पढ़ते नहीं है। इतिहास की चर्चा का मतलब वो केवल राजा महाराजाओं का इतिहास, उनके वंश ही पढ़कर रह जाते हैं। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो संक्षेप में आप, जैसे कि भारत की जो कला है कहाँ से शुरू होती है, कला का इतिहास क्या है और कैसे सब्जेक्ट को स्कोरिंग बनाया जा सके, जो हमारे व्यूअर्स में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए आज का वीडियो कैसे काम का उपयोगी साबित हो सके। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भारतीय कला का एक इतिहास आप संक्षेप में हमको बताएं, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा समझाएं। विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज इस परिचर्चा को रखा है। और ये आपने सही फरमाया कि जो भारतीय इतिहास का विद्यार्थी है, जो एक आम विद्यार्थी जो इतिहास को पढ़ता है, वो भारतीय कला के इतिहास को सिर्फ छूता हुआ है, उसको गहराइयों में नापता नहीं है। बिल्कुल। और पिछले कई वर्षों से ये आप सही कह रहे हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन की लेक्चर हेड हो या संस्कृत की जो लेक्चर्स था, उसमें जो आर्ट हिस्ट्री का जो पेपर है उसके अंदर भारतीय कला और संस्कृति के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएगा। और ये बात भी सही है, यहाँ पे जब आप भारत के नागरिक हैं तो उसकी कला और संस्कृति से आपका परिचय होना आवश्यक होता है। अब यहाँ भी 2 शब्द आए, भारतीय कला और संस्कृति। अगर हम भारतीय कला और संस्कृति को पूरा रखेंगे तो शायद हम पूरा इसको समेट नहीं पाएंगे। यहाँ एक सामान्य शब्द आया संस्कृति पर, पहले वहां से बात शुरू करना चाहूंगा। अक्सर विद्यार्थी 2 शब्दों का इस्तेमाल एक साथ करता है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। पहली बात तो इसका डिफरेंस क्या है? ये भी कहा तो संस्कृति है ना, आज एक सवाल पहले यही रखते हैं कि सभ्यता में और संस्कृति में डिफरेंस क्या है। देखिएगा, बहुत सारे परिभाषाएं दी जा सकती हैं। मैं जिस बात को सामान्य रूप से समझा, या मुझे लगता है कि विद्यार्थी जिसे सामान्य रूप से समझ सकता है, हम उस परिभाषा की बात करते हैं। ये कहा गया कि जीवन जीने की कला क्या हुई, या जो जीवन जीने की प्रवृत्ति हुई क्या हो गई, संस्कृति हुई। तो फिर सभ्यता क्या हुई? तो ये कहा गया कि जो आपका विचार है वो तो हो गई संस्कृति, और जब आपके विचार ने स्थूल रूप ले लिया तो वो हो गई सभ्यता। यानी सभ्यता हो गई हार्डवेयर, और संस्कृति हो गई सॉफ्टवेयर। हम क्या थे वो हमारी सभ्यता है, हम क्या हैं वो हमारी संस्कृति है। ये मुख्य रूप से भारतीय संदर्भों में सबसे सटीक बैठती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की विशेषता बताई गई कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होती चली है। ये संस्कृति की सबसे बड़ी हमारी विशालता और सबसे बड़ी विशेषता है। तो एक विचार जिसने कहा कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे बननी चाहिए, उसके कुछ जो सांस्कृतिक विचार थे वो तो संस्कृति हो गई, जो विचार थे संस्कृति हो गई, जो स्थूल रूप में सामने वो क्या हो गई, सभ्यता होना हो। मैंने किसी टेबल या सोफे के बारे में सोचा ये ऐसा बनना चाहिए, मैंने किसी किताब के बारे में सोचा ये ऐसी होनी चाहिए, वो मेरी संस्कृति हुई। और जो उसका स्थूल रूप, जो उसका कॉन्क्रीट फॉर्म है, वो क्या हो गई, सभ्यता हो गई। अक्सर इस पर भी विद्यार्थी थोड़े से परेशान रहते। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं ना, कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं है। वही वाली बात है कि हम सुनते जरूर है 12 सभ्यता। अच्छा है कि हम जनरल और वैसे जो शब्द सुनते हैं
जैसे किसी इंसान को बोलते हैं कि इसमें सभ्यता नाम की चीज नहीं है, यह सभ्य नहीं है, बिल्कुल असभ्य व्यक्ति है। वो सभ्य या सभ्य और सभ्यता में डिफरेंस हो गया। हाँ, बेसिक बात नहीं आई कि जो विचार था वो संस्कृति है, जो जो कॉन्क्रीट रूप है वो क्या हो गई, वो आपकी सभ्यता होगा। अब अपन बात करते हैं भारतीय कला के बारे में। कला का इतिहास हम पहले आपने कहा कला के इतिहास के बारे में 2-3 प्रश्न एक आम विद्यार्थी के मन में उठते हैं। ऐसा नहीं है वो भारतीय कला से परिचित नहीं है, भारतीय कला के परिचय से अछूता है। वो अशोक के स्तंभ के बारे में भी सुनता है, वो भीमबेटका के बारे में भी जानता है, वो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में भी जानता है, वो कैलाश मंदिर के बारे में भी जानता है, वो अशोक की गुफाओं के बारे में भी जानता है। लेकिन वो यह नहीं समझ पाता कि मैं जब अपने एग्जाम की तैयारी करूं या जब मैं खुद अपने व्यक्तित्व को मांझने की बात करूं तो मैं उसका कालखंड या कालक्रम में रूप में अध्ययन किस प्रकार करूं। देखिए, जब मैं अगर भारतीय कला की बात शुरू करूं तो मैं एक बात विपिन जी आपसे इजाजत देके एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय कला का जो परिचय जिन्होंने मुझे कराया, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जब मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा तो जो मेरे गुरु रहे प्रोफेसर शिव कुमार गुप्त, उन्होंने भारतीय कला के इतिहास से हमारा परिचय कराया। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि वो पट्ट शिष्य हुआ करते थे प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल के, तो भारतीय कला के इतिहास के बहुत बड़े मनीषी इस उसमें रहे। आने वाले समय में उनका जिक्र आपको मैं और करूँगा। मैं ये वास्तव में जब भी भारतीय कला के बारे में पढ़ने लगता हूँ तो मैं सरकार में बहुत श्रद्धा से मैं नमन करता हूँ कि उनके बगैर भारतीय कला के इतिहास से मैं परिचित नहीं हो पाता मैं। अब प्रश्न आता है कि भारतीय कला के इतिहास को पढ़ना कैसे शुरू किया जाए। ये आपने सही कहा, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि भाई जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, तभी छोटे हिस्से में कला को पढ़ते हैं। वही कालखंड एक्चुअली भारतीय कला के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे अपन एक साधारण बात करेंगे, एक विद्यार्थी ने पढ़ना शुरू किया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगर जब प्रागैतिहासिक काल है तो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तो नहीं मिलता कला का, लेकिन हमें शैल चित्र मिलते हैं, अर्थात वो आदि मानव जो गुफाओं में रहता था, शरण लेता था और वहां वो पत्थर से या जो लोहे के अयस्क से, जिसे आप हेमेटाइट कहते हैं, जिसे हम आप भित्ति चित्र भी बोलते हैं, दीवार नहीं भित्ति, वो अलग है, वो अलग चिन्ह है, शैल चित्र है। ये बात जो वो पेंट हुई फ्रेस्को पेंटिंग से वो अलग बात आया था कि उसने गुफा की दीवारों के ऊपर और मुख्य थे वो हेमेटाइट से बनाए गए जो लोहे का अयस्क है। और उसका एक वो ये होता है कि जब आप बारिश का मौसम है तब वो ज्यादा चमकते हैं। ये शैल चित्रों की खासियत है। और जो प्रागैतिहासिक जो गुफाएं हैं उनके अंदर में शैल चित्र मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है भीमबेटका का। तो भीमबेटका वो आज समय यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। राजस्थान की बात करूं तो आप विराटनगर चले जाइए, आपके जयपुर के पास ही है, वहां आप शैल चित्र देख सकते हैं। बूंदी में बहुत बड़ी मात्रा में शैल चित्र मिले। ऐसे भारत में जो कंदराएं हैं, जो गुफाएं हैं, उसमें जो प्राचीनतम अवशेष हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल की कला वो बेसिकली क्या हो जाती है, शैल चित्र की कला। जब हम इसके आगे चलते हैं तब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। प्रागैतिहासिक के बाद और उसकी बात ही सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। उस लिपि को नहीं पढ़ पाने का कारण था कि उसके समकक्ष कोई दूसरी लिपि नहीं मिली जो ये बता सके कि इस चीज का ये मतलब है। हाँ, ने एक बहुत बड़े क्वेश्चन का उत्तर दिया है। मेरा भी बहुत पहले से डाउट था जब से हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो लिखा गया है, उसमें ऐसा क्या खास है जो अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है और उसको कैसे पढ़ा जा सकता है आगे, अगर कुछ भविष्य में पढ़ा जाएगा। क्या कारण है कि कोई लिपि पढ़ नहीं पाए हैं और कोई लिपि पढ़ लिया। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि मनुष्य ने विकास बहुत किया है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि उस लिपि को पढ़ने के प्रयास नहीं किए गए, अनगिनत प्रयास किए गए। उसका एकमात्र कारण ये था कि चूंकि लिपि चित्रात्मक उस तरीके से ज्यादा है, ये कैसे कहा जाए कि भाई जो मैंने सोचा वो सही है, जो विपिन जी ने सोचा वो सही नहीं है। इस चित्र का वही मतलब हाई जंप होता है। और एक आपको एग्जाम्पल दूं कि जब नेपोलियन की सेनाएं इजिप्ट में थी तब उन्होंने एक रोजेटा फलक खोजा था। वो रोजेटा फलक इसलिए पढ़ने में आया कि उसमें 3-4 लिपियां साथ में दिखा रखी थी कि इसका मतलब ये है, इसका इस भाषा में मतलब ये है और इसके अंदर मतलब ये है, मतलब कोड वर्ड की पहले। हाँ।
सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक वो समकक्ष दूसरी लिपि मिली नहीं है, इसलिए वो डिसाइफर नहीं हो पा रही है कि हम उस चीज को एक्चुअली पढ़ें क्या। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, लिपि तो नहीं पढ़ पाए लेकिन कला के साक्ष्य तो मिलते हैं। हमें संकोड़ पे काटती हुई सड़कें मिलती हैं, हम देखते हैं साहब एक नगरीय कला सामने आती है। हम ये भी देखते हैं कि साहब कि जो बड़े बड़े फालतू में जो स्नानागार है वो मिलते हैं। हमें लोथल और चहुरड़ों से मन के बीड्स बनाने के कारखाने मिलते हैं और वो जो बीड्स हैं वो लाखों की संख्याओं में है। वो बारीक से लेकर बड़े हैं, यहाँ तक कि जो कार्नेलियन बीड्स है जो आज भी मिलते हैं मालाओं के तौर पर, वो भी मिलते हैं। ऐसे ही हमें मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं, हमें सैंडस्टोन मिलते हैं। आप देखते हैं कि सैंडस्टोन की जो योगी की प्रतिमा मिलती है, सैंडस्टोन मिलता है। आप उस प्रतिमा को ध्यान से देखिएगा, जहाँ चित्र बड़े मिल जाएं तो देखिएगा उसने एक कपड़ा पहने दिखाया है उसको। वो जो एक प्रतिमा है छोटी सी, उसमें कपड़ा पहने दिखाया है। और यदि उसको आप ध्यान से मैग्नीफाई करके देखें तो आप देखेंगे कि उसमें 3 पत्तियों का अलंकरण है उसके अंदर एक, और उसके बीच में एक छेद है। इससे 2 बातें साबित हुई कि अगर उस मूर्ति ने कपड़ा पहना हुआ है तो इसका मतलब वो कपड़े बनाना भी जानते थे। उस मूर्ति पर यदि 3 पत्तियों का अंकन है तो इसका मतलब वो पेंटिंग करना भी जानते होंगे, छपाई करना भी जानते होंगे। उसके बीच में एक छेद मिलता था, ऐसा लगता है कोई मेटल की पत्ती भी उसके अंदर डाली गई होगी। एक मूर्ति में इतने सारे कला का ज्ञान दे रही थी। हमें वहाँ से सोने के बटन मिलते हैं, हमें सोने के आभूषण मिलते हैं, हमें ये भी पता है कि हमें वहाँ से स्केल मिलता है। तो इसका मतलब लिपि नहीं पढ़ पाने के बावजूद भी जो कला के जो जितने भी साक्ष्य हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिल जाते हैं। या सिंधु घाटी सभ्यता बात होती, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो कालखंड चलता है उसमें हम ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल को पढ़ते हैं, साथ ही उसके बाद महाजनपद काल को पढ़ते हैं। अब ये वो दौर था जब पूरी नगरीय सभ्यता नहीं थी, हम वापस ग्रामीण सभ्यता की तरफ आते हैं। लेकिन जब उत्तरवैदिक काल का जब उत्खनन होता है नोहो में, अतरंजी खेड़ा में, आलमगीरपुर में, तो हमें बहुत सारे साक्ष्य मिल जाते हैं। हमें लोह उपकरण भी मिलते हैं और कला के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो दिखाते कि भी हाँ कला कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही थी। और देखिए मानव दोनों प्रकार से है, सृजन भी करता है और संहार भी करता है। तो जहाँ वो सृजन करता है कला के उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम इससे आगे चलते हैं और जब भारतीय कला के इतिहास के उस युग में प्रवेश करते हैं जब जिसको विदेशों में हर स्तर पर जिसको पहचाना गया और उसकी तारीफ की गई, वो आता है मौर्य काल। मौर्य काल से हमें लिखित साक्ष्य भी मिलने शुरू होते हैं, इसलिए हम अक्सर भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक काल को मौर्य काल से मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलने शुरू होते हैं मौर्य काल से। आप चंद्रगुप्त की बात करते हैं, अशोक के स्तंभ की बात करते हैं। चंद्रगुप्त के समय पर वो लिखते हैं कि साहब कि उनका जो मौर्य राजप्रसाद था वो मिलता है, लेकिन चूंकि लकड़ी का बना हुआ था सिर्फ पाषाण स्तंभ मिलते हैं। तो ये कहा भी गया कि साहब सूसौर एक पतना में जैसे महल थे वैसे मौर्य राजप्रसाद था। ऐसे कुछ शायद वो इंडिका और जो पुस्तक लिखी और ऐसा नहीं, उसमें ये शायद बताया गया है ऐसा कुछ है चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल फाइयान के वर्णन में आता है। हाँ, जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है अशोक के स्तंभ। ये सारे विद्यार्थी जानते हैं कि जो हमारे जो राज्य चिन्ह है, जो हमारे सिक्कों पर जो आता है, जो अशोक का स्तंभ है, वो अशोक का सारनाथ का स्तंभ था। अच्छा, एक बीच में एक सामान्य सा दौरान इतिहास से हटिए कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, एक तो जैसे पुलिस या आर्मी की वर्दी पे जो बना होता है हम लोग, केवल उतना है या एक पूरा स्तंभ जो रखा हुआ दिखाई देता है? देखिएगा वो जो चिन्ह वहां से लिया गया वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये कह सकते हैं कि वो एक तिहाई हिस्सा है। देखिएगा मैं थोड़ा सा इसमें आपने क्वेश्चन किया, मैं उसी की बात कर रहा था अशोक के स्तंभ की, कि अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ है जहां से इसको लिया गया। इसके भी मुख्य रूप से 3-4 हिस्से थे। सबसे पहले नीचे का हिस्सा था जिसे हिंदी में या कला की भाषा में उसे स्तंभ यष्टि या लाट कहा जाता है, जो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित था। उसके ऊपर एक कलाकृति है जो उल्टी रखी हुई, इसको इन्वर्टेड लोटस कहा जाता है या हिंदी में अवांगमुखी कमल कहा जाता है। उसके ऊपर एक गोल अंडिया चौकी थी, उसके ऊपर पशु मूर्ति की स्थापना की जाती थी। और ये कहा जाता है, अपने को 3 दिखते हैं, ये बेसिकली 4 हैं, चारों दिशाओं में अलग अलग हैं। और जब ये मिला सारनाथ का सिंह, तब इसके ऊपर एक चक्र भी था। जो आप अशोक चक्र की बात करते हैं, वो चक्र
इसके इस स्तंभ के ऊपर भी विराजमान था, जो हमें जो उसकी जो गोल चौकी है उस पर भी 4 स्तंभ मिलते हैं, जो 4 चक्र मिलते हैं, नीचे भी 4 जहाँ तो ये कह सकते हैं कि ये एक तिहाई हिस्सा था उस जो अशोक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो अब बात है जैसे पहले अशोक के स्तंभ की, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सारनाथ का स्तंभ हो गया, रामपुरवा का वर्षम स्तंभ हो गया, संकिसा का हस्ती स्तंभ हो गया। तो जो अशोक के जो स्तंभ है वो अपने आप में कमाल का एग्जाम्पल है। चुनार का बलुआ पत्थर इतना लंबा कहाँ से मिल गया, कुछ तो अभी तक भी पूरी तरह संरक्षित है। उसकी सबसे खास बात थी कि जो उसकी जो चमक है उसका उसका चेहरा देख सकते हैं। तो भारतीय कला के मनीषियों का सब ऐसी ओगदार चमक दोबारा कभी बनाई नहीं। पत्थर में नहीं, और खासतौर से चुनार के बलुआ पत्थर में वैसी चमक पैदा नहीं की जा सकी। तो ये अशोक के स्तंभों की बात आ गई। ऐसे ही मौर्य काल की गुफाओं की बात आती है। बाराबर की गुफाएं थीं, दशरथ में नागार्जुनी की जो पहाड़ियां थी उनकी गुफाएं थीं। उन गुफाओं के अंदर भी वैसी ही चमक देखने को मिलती है जैसी कि अशोक स्तंभों में है। इन्हीं स्तंभों के साथ साथ हमें यक्ष और यक्षी की प्रतिमाएं भी मिलती हैं, जैसे दीदारगंज की चमल रहनी मिलती है, आबिस बेस नगर की यक्षी मिलती है। ये जो यक्ष और यक्षी की प्रतिमाएं ये बेसिकली जो लोक देवता थे या जो लोक कला थी उसका उदाहरण देखने में सामने आती हैं। ये भी चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है, इस पर भी वैसी ही चमक है। जैसे मौर्य काल में एक बात की जाती है, एक थी राजकीय कला जो शासक द्वारा बनाई गई, एक है लोक कला। इन दोनों में क्या फर्क है, क्या दोनों का प्रभाव अलग अलग दिखता है? देखिए वो इसमें 2 प्रकार से माना गया कि भाई एक वो प्रभाती जो राजमहल जो मौर्यकालीन राजप्रसाद में देखने को मिलती है, एक वो थी जो अशोक के स्तंभों में देखने को मिलती है, इसके अंदर चक्र का जिक्र आता है। यही कहते साहब वो धर्म चक्र प्रवर्तन का द्योतक था। लोक कला में यक्ष और यक्षी की प्रतिमा को माना जाता है कि जो यक्ष और यक्षी है ना वो बेसिकली लोक देवता माना जाता है। भारतीय परंपरा में आज भी किसी गांव के बाहर या इलाके में आप देखेंगे एक चौकोर से स्थापित करके यक्ष यक्षी को स्थापित किया जाता है, वो पुराने समय में अक्सर देखा जाता था। ऐसे ही मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं। तो ये माना गया कि साहब एक कला वो थी जिसको राज दरबार का संरक्षण मिला, और एक कला वो थी जो एक स्वतः रूप में ग्रामीण विकास से उसके अंदर विकसित। एक अक्सर जब अपन बात कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले आता है कि भाई विद्यार्थी जब इसे पढ़ता है तो उसमें रोचकता पैदा क्यों नहीं होती कि वो इसको याद कर सके वो। लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण था कि जो अपनी पुस्तकें थी ना उनमें इन फोटोग्राफ्स को कभी ढंग से दिखाया नहीं जा सका। जैसे अपन सिद्धू घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे कि फोटोग्राफ से थोड़ी हद तक। हाँ, एक प्रश्न रह गया, अपन ने योगी की बात की। एक बहुत प्रसिद्ध प्रतिमा मिलती है नरथी की पहल में। अब आम विद्यार्थी उसको 3rd में भी देखता है, 6 में भी देखता है और यहाँ भी देखता है। वो देता है एक काला सा एक चित्र है जिस पर एक कमर पे आता है उसका, वो ये नहीं जान पाता कि वो बनी कितनी मुश्किल से होगी। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, वो बनी वैक्स मेथड से है। ये कि एक पहले एक मोंग की प्रतिमा बनाई गई, वो बेसिकली ब्रॉन्ज स्टैचू है। जब अपन चोल काल की बात करेंगे तो वहाँ चोल काल में कांस्य प्रतिमाएं बहुत बनी दक्षिण भारत में। लगभग उसका प्रारंभिक रूप ये था कि आपने एक मोम की प्रतिमा बनाई, उसको आपने मिट्टी के सांचे में पैक किया, एक छेद ऊपर किया, एक छेद नीचे किया, ऊपर से आपने कांसा डाला, वो मोम पिघला निकल गया, आपने उसे बंद कर दिया, और जब वो सूख गया तो आपने उसको निकाल लिया। अब कमाल बात ये थी कि जो अंदर वो वैक्स पिघला वैसे के वैसे वो सेट हो गई। अब आप दोबारा, मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ, अब आप दोबारा देखिए उस प्रतिमा को, तब आपको लगेगा कि इतने 1000 साल पहले कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी से उनको वो किया गया। वही बात यहाँ पर है। अब जैसे इसी बात से मुझे याद आया कि इतने साल पुराने जैसे दक्षिण भारत के मंदिर हैं, जो उन मंदिरों को अगर देखें कितनी बारीकी से काम हुआ है, और वो कितने ऊंचा ऊंचा उनका शिखर है, और ऊपर जो पत्थर रखे हुए हैं वो कई टन वजन है। और अब हम कल्पना करते हैं कि ना तो आज की जैसे बड़ी बड़ी मशीनें थी, ऊपर तक वहां तक पत्थर कैसे पहुंचाए होंगे। एक बार मैं कोई टीवी पे ही प्रोग्राम देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि शायद एक साइड से पहले कोई ऐसे रैम बना हुआ है, होगी लकड़ी के वेटपन्स हाथियों से खींच के पहुंचाए होंगे, और ये भी पहुंचाए होंगे या किया होगा या कैसे हुआ होगा, वास्तविकता अभी भी नहीं पता है। और उन मंदिरों को देख के अभी भी हम आश्चर्य कर जाते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी शायद अभी भी नहीं है। अभी हम बनाने की कोशिश करें, बना लें शायद, पर फिर भी काफ़ी मुश्किल आएगी अभी भी बनाने, जो कि प्राचीन भारत में ऐसे कितने ही मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, जो आपने प्रश्न
कहा किया वो उसी उसका उत्तर छुपा है कि जब तक आप उसकी मेहनत और उस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप उससे जुड़ाव भी महसूस नहीं करते हैं। यही बात यहाँ पर है। तो कि आप उन फोटोग्राफ्स को देखिएगा, आप जब उनको नज़दीक से देखेंगे तब पाएंगे कि ये कितनी मुश्किल से हुआ होगा। जैसे सैंडस्टोन में चमक आज भी पैदा नहीं कर पाते आप, बलुआ पत्थर में चमक आज भी पैदा नहीं कर पाए, और वो इतने 1000 साल पुराना बलुआ पत्थर के निर्मित वो स्तंभ और सारनाथ के वो सिंह स्तंभ है, या उनका चेहरा देख सकते हैं उसके अंदर, आप म्यूजियम में जाके कभी भी देख सकते हैं उनको। तो ये बात आती है, यहाँ तक आती है मौर्य काल। मौर्य काल के बाद ये कहते हैं कि मौर्य काल वो समय था जब जो कला थी उसमें एक बड़ा बदलाव आया, कि मौर्य कला काष्ठ कला से पत्थर में आई। अभी तक आप काष्ठ कला में थे कि साहब लकड़ी को देखते हैं कि साहब लकड़ी में आप दूसरी लकड़ी फंसाते हैं, यहाँ भी आप फिर वो धीरे धीरे पत्थर के रूप में आने लगी। इसमें दूसरा बड़ा बदलाव आता है शुंग काल में आते। देखिए शुंग काल में आपने पुष्यमित्र शुंग के बारे में सारे विद्यार्थी जानते हैं। 120 वर्षों का शासनकाल था शुंग शासकों का। शुंगों के समय हम स्तूपों का बड़ा बृहद संसार देखते हैं। स्तूपों का अलग से एक इतिहास है। एक अलग इतिहास है। स्तूप मौर्य काल में बनने शुरू हुए। हम सांची का स्तूप देखते हैं। एक अपने आप में जॉन मार्शल ने किताब लिखी है सांची के ऊपर पूरी की पूरी, ए गाइड टू सांची। तो कई बार कुछ पुस्तकों में फ्रंट पेज पे जो हमको स्तूप दिखाई देता है, बिल्कुल वो वही है शायद सांची वाला। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। सांची में है, विदिशा में है। कनिंगम ने किताब लिखी बिल्सा टॉप्स। तो स्तूप स्थापत्य अपने आप में एक पूरा है कि साहब कैसे किसी दाह संस्कार या किसी राग के ऊपर उसको अस्थि और शिशु के ऊपर उसको मन को बनाया गया। पहली बात बहुत कम लोगों को पता है कि स्तूप हम पढ़ते तो है, और स्तूप दरअसल एक तरह के एक समाधि स्थल है। समाधि स्थल है। तो उसमें देखते हैं साहब बीच में गोल अंड है, उसके ऊपर हर्मिका है, उसके ऊपर छत्रावली है। स्तूप का भीतरी भाग बिल्कुल सादा है, चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, उसके चारों ओर वेदिका है। ये पूरा हिस्सा सादा है, लेकिन जो उसका तोरण द्वार है उसको पूरी तरीके से एक एक हिस्सा उसका अलंकृत है। और ये अलंकृत किससे है? बुद्ध की जातक कथाओं से अलंकृत है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि भारतीय साहित्य और कला भारतीय समाज का दर्पण है, तो पूरी तरीके से हम देखते हैं कि जो साहित्य समाज में चल रहा था वो पूरा का पूरा अंकन हम भारतीय कला के अंदर देखते हैं। तो जातक कथा, आपने एक शब्द बोला, जातक कथा क्या है? देखिए आप बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कथाएं रची गई उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। एक कहानी सब सुनते हैं, जैसे महाकपि जातक की कथाएं हैं कि भाई वो एक व्यक्ति जो था वो पेड़ के नीचे सो रहा था, फिर उसने टोपी फेंकी तो बंदरों, वो महाकपि जातक उसमें आती है। अनाक पिंडक की आती है कि साहब बुद्ध आ रहे थे और एक पूरे उसके अंदर बाग के अंदर उसने अपने स्वर्ण भंडार खुलवा दिए, उसमें पूरी मोरे। तो ऐसी कई जातक कथाएं हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित, जीवन चरित्र उनका या उनसे जुड़ी हुई उनसे जुड़ी हुई कथाएं। उन जातक कथाओं का अंकन हम इस पूरे स्तूप स्थापत्य के अंदर देखते हैं। तो साहित्य में जो था वो कहाँ पर आ गया? कला में आ गया। जो समाज में चल रहा था वो कहाँ पर आ गया? कला में आ गया। तो इस कला का एक बहुत बड़ी भूमिका ये रही कि जो तत्कालीन जो समाज या साहित्य था उसको स्थायी रूप दे दिया, उसको एक स्थायी रूप दे दिया। जैसे भरूच का स्तूप है, भरूच के स्तूप की जो रेलिंग, जो वेदिका और जो तोरण द्वार है ना, वो कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है। वो नहीं पता लगता कि ये किसने बनाया था भरूच के स्तूप को। तो आप देखिए उस स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है शुंगनम रजे, तो ये पता लगा कि साहब शुंगों के द्वारा बनवाया गया स्तूप है। सोचिए पुष्यमित्र शुंगों का समय कितना पुराना रहा होगा, लेकिन एक स्थायी एक पहचान वो हमारे सामने आज भी बरकरार है। यहाँ पढ़ते हैं जब हम शुंगों, इसके बाद चलते थे, समय आता है कुषाण काल का। अब कुषाण काल सबसे महत्वपूर्ण काल है भारतीय कला के उसमें, क्योंकि इस काल में जिस कला का जन्म होता है वो कहलाती है गांधार कला। अब विद्यार्थी जो इसे सुन रहे हैं, सुनेंगे, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप बुद्ध को मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो जो ओरिजिन ऑफ द बुद्ध इमेज है वो इस गांधार कला की देन है। और मैं सरकार इस प्रमुख को याद करना चाहूँगा कि प्रोफेसर शिव कुमार बुद्ध का जो PhD थीसिस थी वो इसी पर थी। उनकी थीसिस थी ओरिजिन ऑफ द बुद्ध इमेज। अच्छा, जैसे अभी गांधार कला का जिक्र आया, एग्जाम में गांधार कला के साथ साथ दो और पूछे जाते हैं, एक मथुरा कला और एक अमरावती कला। बिल्कुल। इन
तीनों में बेसिक डिफरेंस देखिए आप, बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि जो गांधार कला है वो बेसिकली यूनानी कला से प्रभावित रही। जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि बुद्ध इसके पहले प्रतीकों के रूप में दर्शाए जाते थे स्तूपों में। बुद्ध की मृत्यु को स्तूप से, उनके जन्म को हाथी से, उनके ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से, और गृह त्याग को घोड़े के ऊपर एक छत्र के रूप में उसे दर्शाया जाता था। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म में महायान बौद्ध धर्म का उदय आता है और जहां बुद्ध को अवतार के रूप में पूजा जाने लगता है, जहां ये कहा जाता है कि बुद्ध धरती पर लोगों के कष्ट का निवारण करने आएंगे, वहां जैसे ही महायान बौद्ध धर्म का उदय होता है, बुद्ध की मूर्तियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। और बुद्ध की प्रारंभिक मूर्तियां बनना शुरू होती हैं कुषाण काल में। लेकिन चूंकि यूनानी प्रभाव था, तो जो बुद्ध की जो मूर्तियां बनी उन पर आप साफ देख सकते हैं कि यूनानी उनका प्रभाव मिलता है। जैसे कहते हैं कि साहब बुद्ध की मूर्ति रोमन सम्राट ऑगस्टस के उससे मिलती हैं, या अपोलो के जैसा उनका वो मिलता है, सिंहासन पर बैठे दिखाए जाते हैं बुद्ध को मूंछों के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन जब आप भारतीय कला के लालित्य और संस्कृति उसकी बात करते हैं तो धीरे धीरे बदलने लगता है। मथुरा बला में देखते हुए मिल जाता है। और अमरावती में क्या करें? देखिए अमरावती के दक्षिण की जो मध्य भारत की कला थी, भाई अमरावती महाराष्ट्र में, तो यहाँ हम देखते हैं कुछ अलग प्रकार के स्तूपों का अंकन होता है। तो गांधार कला एक प्रारंभिक कला के रूप में सामने आती है। जो मथुरा और वाराणसी की कला है वो एक बहुत सर्वश्रेष्ठ रूप में हमारे सामने आती है, जहाँ लालित्य एक अलग ही रूप में चला जाता है। जहाँ अमरावती की कला है उसमें एक अलग कुछ दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। अभी जैसे जब बुद्ध की बात आई तो आपने कहा बौद्ध धर्म में महायान जब धर्म आया, ऐसे बौद्ध में कुछ शाखाएं हो गए धर्म में। एक महायान, एक शायद हीनयान था, हीनयान और मायान, और एक वज्रयान। वज्रयान था। वज्रयान बहुत बाद में जाके आया। ये क्या है? देखिए चलिए, आपने थोड़ा सा एक अलग प्रश्न पूछा है। देखिएगा, हीनयान और महायान का बेसिक डिफरेंस ये था कि जो ज्ञान मार्ग परंपरा है वो हीनयान परंपरा है, और ये माना गया कि भाई जो ज्ञान मार्ग है ना, कि भाई जो इसमें कोई आपका कष्ट निवारण करने नहीं आएगा। लेकिन जब महायान बौद्ध धर्म की बात है तो यह कि जो बुद्ध है ना वो अवतार लेंगे, और बोधिसत्व की अवधारणा शुरू हुई, और ये कहा गया कि प्राणियों के त्राण के लिए या उनके कष्टों के निवारण के लिए बुद्ध क्या करेंगे, धरती पर अपना अवतार देंगे। जब ये बहुत बेसिक डिफरेंस था ज्ञान मार्ग और उसमें, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो वैदिक धर्म की जो उत्तर वैदिक धर्म का जो कर्मकांड था उसके विरोध में था। तो जो महायान बौद्ध धर्म था वो धीरे धीरे उसी की तरफ वापस आने लग रहा है। तो ये महायान बौद्ध धर्म था। वज्रयान क्या है, ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में जाके आता है। वज्रयान के अंदर वो सभी सारे विसंगतियां आने लगी जो कर्मकांडीय किसी भी धर्म में हो सकती है। उत्तर वैदिक धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जो किसी भी कर्मकांडीय धर्म में हो सकती है। तो वो एक बहुत विकृत रूप रहा धर्म का, और इसलिए कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से सुमटा, क्योंकि उसमें तंत्रयान आ गया। वज्रयान को तंत्रयान भी कहा जाता है। ये जो तंत्र मंत्र की परंपराएं थी वो कर्मकांड के साथ साथ तंत्रयान, मतलब जिनके वैसे अबकारी शक्तियों का उदय, वो सारा का सारा वज्रयान के अंदर, मतलब जिनका विरोध करके बौद्ध धर्म बना था फिर वो उनके जैसा ही हो गया, और शायद इसलिए समाप्त। जैसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो प्रवृत्तियां उनमें आने लगी। हाँ, वो प्रवृत्तियां, यानी कि बेसिक डिफरेंस हीनयान वो है जो ज्ञान मार्ग के चल, और जो भक्ति मार्ग की परंपरा है वो मायान बौद्ध। हीनयान क्या कहते हैं कि भाई बुद्ध अवतार नहीं लेंगे ना। अच्छा, वो ज्ञान मार्ग की परंपरा थी भी, आप नष्ट होने की बात थी वहां पर। पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ था? हाँ, बाद में अब हम बात पे चलते थे, जैसे कि अभी तक हम मौर्य काल के बाद हमने गांधार काल की बात कीजिए। जब इसके आगे चलते हैं तो हम गुप्त काल की बात करते हैं। भारतीय कला के इतिहास स्वर्ण युग की बात करते हैं। गुप्त काल, भारतीय जो प्रतिमा विज्ञान है, हमने कहा ये गणेश हैं, ये कामदेव हैं, ये कोई और देवता है, ये वो जो सारे जो विज्ञान, जो मूर्ति विज्ञान जो है ना, जो लक्षण थे मूर्तियों के, वो इस गुप्त काल में आके स्थिर होते हैं। और जो भारतीय कला का जो लालित्य और जो सौंदर्य है ना, वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। उसके दो बड़े केंद्र होते हैं, एक मथुरा है और एक बनारस है। मथुरा और बनारस, वाराणसी। और कुछ विद्यार्थी नाम पढ़ते होंगे, सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा के बारे में पढ़ते होंगे, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा के बारे में पढ़ते होंगे, वो इसी काल की देन है।
अब इसमें एक सवाल ये है, स्टूडेंट वाला जो क्वेश्चन है कि कल्चर या ये सब जो हम पढ़ने लगते हैं ना, आर्ट वाला सेक्शन भी, तो सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है कि कहाँ से क्या पढ़ें, कि स्थापत्य कला, नृत्य कला, इसके अलावा बाकी की जो संगीत कला और सब है, इनको कैसे सीक्वेंस में समेटा जाए कि हमारे लिए पढ़ना आसान हो और हमारी रुचि भी पैदा हो। देखिए, आप दोनों बातों का जवाब देता हूँ मैं। एक जैसे आपने अपने अपन गुप्त काल की बात कराएं, तो गुप्त काल में अपने कभी मथुरा और वाराणसी में, ऐसे ही गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो पहला शिखर युक्त मंदिर है वो हमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर मिलता है, और एक लंबी श्रृंखला है मंदिरों के मिलने। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, नसना कुटरा का शिव पार्वती मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, बूमरा का शिव मंदिर है। अब नाम तो बहुत सारे आ गए, जुड़ाव कैसे महसूस हो इनसे, तो यहाँ मैं बातें करूंगा किताबों की, जो चूंकि आपने कहा क्रमबद्ध कैसे पढ़े हाल, और साथ ही विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताना चाहूंगा। जब तक विद्यार्थी उन्हें देखेंगे नहीं तब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि भारतीय कला की जिस महानता की बात करते हैं वो बेसिकली थी क्या। तो सबसे पहले बात करूंगा किताबों के बारे में, बुक्स के बारे में, क्योंकि ठीक है आज मैं और आप बात कर रहे हैं, सबकी स्मृति 30-35% तक होती है, भूल भी जाएंगे। तो ये विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए है या जो भारतीय कला के अध्ययन को पढ़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय जो इतिहासकार हैं उनसे बात शुरू करना चाहूँ। देखिए, अब भारतीय कला का जो पूरा पक्ष है ना, तो जो पूरा दार्शनिक और लालित्य का पक्ष है, उसे सबसे पहले लिखा प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल ने, प्रोफेसर BS अग्रवाल। उनकी पुस्तक का नाम है, जो आप इसे पढ़ सकते हैं, वो है भारतीय कला। उसमें वो लिखते हैं कि भारतीय कला क्या है, भारतीय कला में रस क्या है, भारतीय कला छंद लय ताल मान से कैसे चलती है, भारतीय कला किन किन रूपों में सामने आती है। तो सबसे पहली तो बात है प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल की भारतीय कला। जब भारतीय कला और वास्तु की बात है तो एक किताब और पढ़ सकते हैं, पृथ्वी कुमार अग्रवाल की। इस किताब को पढ़ा जा सकता है। आप ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि साहब लोगों ने कम लिखा नहीं क्या, तो मैं कहता हूँ भारतीय इतिहासकारों को तो छोड़िए, जो विदेशी जो इतिहासकार है वो अपने आप में पूरे तरीके से दीवाने थे भारतीय कला के। अच्छा, एक बीच में सवाल पूछो, क्या ऐसा है कि जो विदेशी लेखक हैं हम उनके लिखे हुए को ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं और हम भारतीय लेखकों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं या इन्फीरियर मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 5% हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर जो स्थापित हो चुका होता है ना, पहले उसे पढ़ा जाता है। जैसे भारतीय कला में रहा कि जो जब चूंकि ब्रिटिश शासन था 47 के पहले, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? ब्रिटिशर्स ने की। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना शुरू करते हैं तो किसको पढ़ते हैं? जॉन मार्शल को पढ़ते हैं। तो चूंकि जो प्रारंभिक वो ऐसे लोग थे, इतिहासकार थे या उत्खनन करता थे, जो भारतीय कला के उस रूप को हमारे सामने लेके आए। जैसे जॉन मार्शल ने गाइड टू सांची लिखी, बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल बुक है, इतना विशेष रूप में लिखा। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने लिखा तो बहुत कमाल लिखा, उससे ज़्यादा अच्छा लिख दिया। जैसे स्टेला कैम्ब्रिश जर्मनी की विद्वान थी, उन्होंने लिखा इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट के बारे में, बहुत खूबसूरत किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम की किताब है भरूत या भरूत, आप उसे पढ़ सकते हैं। बिल्सा टॉप्स उनकी किताब है। आनंद कुमार स्वामी, उन्होंने इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट लिखा। E.B. हाविल है, उन्होंने इंडियन आर्ट एंड पेंटिंग्स के ऊपर लिखा। पर्सी ब्राउन ने इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में लिखा। तो एक अंतहीन श्रृंखला है किताबों की। तो पहली बात तो जो विद्यार्थी कहते हैं ना कि साहब भारतीय कला और स्थापत्य के बारे में लिखा नहीं है, तो मैं बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ किताबों को पढ़िए, उन्हें देखिए। मैं हमारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, सर आए तो आने के बाद किताबों की एक लिस्ट लेके आए थे। वो लिस्ट लेके देख के मेरे को हंसी आ गई। उस पर शायद 77 या 77 या 78 ऐसी किताबें हैं
जो कि भारतीय कला पर, और वो भी केवल एंशिएंट एंशिएंट और प्राचीन भारतीय कला पर लिखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कला पर लिखा नहीं गया है, लिखा बहुत कुछ गया है, और आज हमें पढ़ने की शायद उतनी फुर्सत नहीं है या हम उतना ध्यान नहीं दे सकते। और विद्यार्थियों से हम दोनों ये कहना चाहेंगे कि हम आपको किताबों के जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि यदि हमारी बताई में से यदि 25% भी आपको याद रहती हैं और किसी किताब का भाग्य खुलता है कि आप उसे पढ़ लेते हैं, तो इस किताब का बहुत बड़ा भाग्य होगा कि वर्तमान विद्यार्थी ने इस किताब को खोला। ऐसे एक आप किताब बताऊं, भगवत शरण उपाध्याय की भारतीय कला की भूमिका है या भारतीय कला का इतिहास है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप एस शिवराम मूर्ति हैं, उन्होंने इंडियन स्कल्पचर्स के बारे में पूरा एक ग्रंथ लिखा है, मतलब जितने भी स्कल्पचर हैं उनको पूरा उन्होंने फोटोग्राफ के रूप में लिखा है, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। मैं एक लाभ लेना चाहूँगा इसी वार्ता का, मैं 2 या 3 वेबसाइट जरूर बताना चाहूँगी। अगर विद्यार्थियों को लगे कि भाई उसे किताब नहीं मिल पा रही या वो कैसे जुड़ाव महसूस करे, तो देखिएगा पिछले 30-40 सालों में बहुत काम हुआ भारतीय कला के जो अवशेष हैं उन्हें एक डिजिटल रूप में संरक्षित रखने का, और यह काम भारतीय सरकारों के द्वारा 30-40 सालों में किया गया, जो फ्री एक्सेस में है। सबसे पहले आप देखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट, ASI की वेबसाइट, उसके अंदर जितने उत्खनन हुए हैं उन सबके फोटोग्राफ्स हैं। उसमें जितने इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं उनका आप घर बैठ के 360 डिग्री आप देख सकते हैं उन्हें। इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर एक सेक्शन है लाइब्रेरी का, बुक्स का, उसमें लगभग 40,000 किताबें ऑनलाइन एक्सेस में ओपन है। आप खोलिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए उसको। तो ये एक सारी कौन सी भाषाओं में है, सिर्फ इंग्लिश में है या हिंदी में या भारतीय भाषाओं में? जो क्या जो वेबसाइट्स है, हाँ, इंग्लिश वेबसाइट, देखिए जो भी भारतीय वेबसाइट बनती है दोनों भाषाओं में बनती है, और हिंदी की भी जो है, हाँ लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते, क्यों नहीं देख सकते। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। दूसरी वेबसाइट में कहना चाहूँगा वो देखिएगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर नेशनल कल्चर एंड आर्ट्स, IGNCA की वेबसाइट। इसका शायद म्यूजियम भी है दिल्ली में, यहाँ बिल्कुल है। हाँ, IGNCA की वेबसाइट को देखिएगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन वहाँ सामग्री खत्म नहीं हुई, कला, पुरा संपदा। और ये, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिन इलाके में भी रहते हैं, आप जो छात्र जिस गांव के बाशिंदे जाके निवासी हैं, आपको भी नहीं पता होगा कि उसका जो मॉन्यूमेंट है वो इस पर डिजिटली बना हुआ है, डिजिटली संरक्षित है। तो एक बार आप IGNCA की वेबसाइट को आप अवश्य देखिएगा। ऐसे ही यदि आपको भारतीय कला के मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर कुछ भी देखना हो, तो गुड़गांव में एक ओरिएंटल इंस्टीट्यूट था जो इंडियन और अमेरिकन सहयोग से निर्मित हुआ था। अच्छा, उस ओरिएंटल स्टडीज की एक वेबसाइट है, आप उस पर सर्च मारिएगा। भारत का कोई ऐसा मॉन्यूमेंट और कोई ऐसा स्कल्पचर नहीं होगा जो उस पर डिजिटली संरक्षित नहीं है। इसी के साथ IGNCA की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक सेक्शन ऐसा है कि भारतीय कलाकृतियां जो विदेशी म्यूजियम के अंदर हैं उनका भी एक पूरा सेक्शन है। यानी कि पढ़ने को चीज़ें बहुत हैं पर पढ़ने वाले कम हैं। देखिए, ये शिकायत नहीं है मेरी, और मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि ये मेरी और विपिन जी की शिकायत नहीं है, ये हमारा एक बहुत कहते ना एक आर्तनाद से आग्रह है। ये सब कुछ फैला पड़ा है, सब कुछ आपके आसपास है, प्लीज आप उन्हें देखिएगा। ये हमारी ही खाती है, ये हमारी संस्कृति है। तो जहाँ तक किताबों की बात अपन करते हैं कि भाई मैंने कुछ जिक्र इसलिए किया, अग्रवाल साहब का जिक्र किया, कि कुमार स्वामी जी का जिक्र किया, अलेक्जेंडर कनिंगम है, इन किताबों को खोल के देखिएगा, एस शिवराम मूर्ति की किताबें से बोल के देखिएगा। और थोड़ा सा हम मुद्दा बदलते हैं, मतलब किताब में घट के स्थापत्य पे आते हैं, मंदिर स्थापत्य। एक तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे, और क्वेश्चन में आता है मंदिर निर्माण की शैलियाँ पूछी जाती है। अगर UPSC जैसा एग्जाम है या स्टेट वाला कोई आयोग का एग्जाम है, मुख्य परीक्षा अगर होती है जहाँ लिखना होता है, या किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, उसमें इनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। नागर शैली, द्राविड़ शैली, एक बेस्तर शैली, और उनमें अंतर भी पूछे जाते हैं। ये दो को दे के पूछ लिया गया है, इन दो शैलियों में क्या अंतर है, द्राविड़ नागर। तो ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ
कैसे कैसे डेवलप हुई और इनमें क्या अंतर है, उस पर थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, आप मंदिर स्थापत्य की मुख्य रूप से 3 शैलियां भारत में रही। अच्छा, जैसे एक और सवाल, जैसे कि आप आज हमको जो समझाएंगे उसके बाद क्या मेरा ज्ञान इतना बढ़ सकता है कि मैं मंदिर को देख के कोई मंदिर बना हुआ है और ये बता सकूं ये कौन सी शैली है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं विद्यार्थियों के लिए एक बात, मैं विपिन जी की एंकरिंग कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के साथ साथ जो स्केचेस हैं उनको साथ साथ दिखाए जाए और थोड़ा उसको 1-2 सेकंड के लिए रखा जाए जिससे विद्यार्थी उसे देख सकें। और निसंदेह मैं कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। विद्यार्थी जब उसको स्केच को देखेंगे तो ये पूरा एक उनके ऐसे अभी राम मंदिर बहुत चर्चा में रहा, अयोध्या, क्या ऐसे हमारे आसपास भी कोई भी मंदिर बना हुआ हो? हम जैसे मान लो हम जयपुर में, जयपुर का कोई प्रसिद्ध मंदिर थे, गोविंद देव जी मंदिर देखने जाए, कोई भी देखने जाए, मैं बिल्कुल क्या बता दूंगा ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये वाली शैली है? बिल्कुल बता सकता हूँ मैं आप। देखिएगा, भारतीय मंदिर स्थापत्य में मुख्य रूप से 3 शैलियां हैं। नागर शैली, वह शैली जो उत्तर भारत में विकसित होती। उत्तर भारत के जो मंदिर बने वो नागर शैली के। दक्षिण भारत के जो मंदिर बने वो द्रविड़ शैली के हैं। मध्य भारत के इलाकों में चालुक्यों ने जिस शैली को अपनाया वो कहलाती है बेसर शैली, जो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण थी। अब ये हो गए 3 शैलियां, तो हमने अब इसमें कुछ शैलियां और भी हैं। हाँ, लेकिन अभी मैं पहले इन 3 की बात करता हूँ जिससे विद्यार्थियों में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो। नागर शैली वो जो उत्तर भारत में शैली थी, दक्षिण द्रविड़ शैली वो दक्षिण जो उसमें थी, और बेसर शैली वो जो मध्य भारत के उसमें थी, जो चालुक्य शासकों के द्वारा जिनको ये तो भौगोलिक वितरण की ये भौगोलिक वितरण अब हमें को पहचाने अब पहचानेंगे। देखिएगा, नागर शैली की जो मंदिर है ना, उनकी एक विशेष पहचान नहीं है। एक तो जैसा आपसे मैंने विपिन जी पर देखा कि जिस इसके स्केच आप बैकग्राउंड में दिखा दीजिएगा कि नागर शैली के मंदिरों को एक आधार के ऊपर बनाया जाता था। उसमें एक बीच में गर्भगृह है जब मूर्ति स्थापित की जाती है, और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है जिसे कला की भाषा में रेखा देउल या जगमोहन कहा जाता है। और वो जो स्थल है उसके ऊपर एक अलग अलग प्रक्षेप निकल के ऊपर तक पहुंचते हैं। वो प्रक्षेप जहां पर मिलते हैं उस पर एक गोल पत्थर रखा जाता है जिसको आमलक कहा जाता है। इसमें धारियां होती हैं। उस आमलक के ऊपर एक कलश रखा मिलता है और उस कलश के ऊपर एक बीज पूरक रखा हुआ मिलता है। अब ये जो कलश और बीज पूरक है ये आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। नवरात्र में घट स्थापना करते हैं वहां भी मिल जाता है। घट स्थापना आप विवाह के संस्कार में देखें तो भी मिट्टी के ऊपर एक नारियल रखा मिल जाता है। कारों के अंदर भी एक छोटा सा दिखता है। तो देखिए, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जो लक्षण है ना वो पूरी तरीके से बहुत ढंग से समझाए गए। और त्रिगुण शैली में क्या क्या है? पहले आपको बीज पूरक बताया था मैं। उस बीज पूरक का मतलब है कि वो सृष्टि का मूल है। बेसिकली मिट्टी के बर्तन में मिट्टी आ गई, उसके अंदर पानी आएगा, नारियल क्या हो गया, बीज का रूप हो गया। इन्हीं 3 चीजों से मिलकर सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए उसको बीज पूरक कहा जाता है। आप जो जयपुर के, आपने मुझसे पूछा कि भाई हम कैसे पहचानेंगे, एक तो ये हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा उसके आगे वाला हिस्सा है जिसमें पिरामिड आकार की छत है। नागर शैली का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलेगा, आप देखेंगे कि वो पहला वो हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, फिर ऐसे 2 हिस्से और 4 हिस्सों में मंदिर बनता है। वो जो पूरी तरीके से मंदिर बना वो था कंदरिया महादेव का मंदिर, जो नागर से भी कंप्लीट रूप से कंदरिया महादेव का मंदिर। आप उसे साइड में देखिएगा। यदि आपको इसके पहले 2 हिस्से देखने हैं तो ये जो जयपुर का बिरला मंदिर उसे साइड से देखिएगा, तो आप देखेंगे कि प्रक्षेप निकल के ऊपर तक जा रहे हैं। ऊपर एक धारीदार एक पत्थर है, इसको आमलक कहते हैं, उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। उस प्रारंभिक जो खंड इमारत है और जो दूसरी इमारत है उसको आप साइड से देखेंगे, उसके बीच में पशु मूर्ति दिखेगी आपको। उसे भारतीय कला में शुकनासा कहा गया है। कमाल बात यह है, आप कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की क्या खासियत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। आप राजस्थान से लेकर आप बंगाल तक चले जाइए, आप
नागर शैली का मंदिर लगभग लगभग ऐसा ही होगा। जो सीकर के विद्यार्थी हैं वो हर्ष के मंदिर को देख लें, हर्ष का मंदिर भी वैसा ही बना हुआ है। अब एक प्रश्न उठता है आम विद्यार्थी को बनने की, साहब क्या कोई कलाकारों का समूह था क्या जो जाता था हाँ कि भाई हम कहते याद या ऐसे ही बनाएंगे, या कोई ऐसा कोई वास्तुशास्त्र का कोई नियम था कि कोई नियम था क्या? तो हम देखते हैं कि कुछ राजाओं या कुछ लेखकों के द्वारा किताबें लिखी गई वास्तुशास्त्र के ऊपर, जैसे बोझ ने सम्राट सूत्रधार लिखी, उस पर इन सारी शैलियों का वर्णन आता है। अमर सिंह के द्वारा अमरसार लिखी गई, आप उन किताबों को खोल के देखिएगा, लंबे लंबे मैप मिलेंगे आपको उसके अंदर। तब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो वो तो बाद में पूछूंगा, आप चर्चा पूरी कराएं कि सवाल ये है वास्तुकला और स्थापत्य कला में कुछ अंतर है या बिल्कुल। अभी कल है आपकी बात ही बात में तो आप ये देखेंगे कि ये स्थापत्य के वो मिल जाता है आपको। आज चर्चा ये चलती कि क्या कोई ऐसा कि भी आप कारीगरों का समूह था, तो वो आपको पूरे इस कालखंड में देखने को मिल जाता है। तो अब इसके साथ जैसे आपसे मैंने आग्रह किया कि आप उसमें पूरा दिखेंगे, तो ऐसे उसमें अलग अलग मिलते हैं, जैसे नीचे के हिस्से को जगती कहा जाता है, प्रतिष्ठा कहा जाता है, तो अलग अलग उनका एक अंकन है, उनके नाम का अंकन है। तो एक पहचाने के लिए नागर शैली का मंदिर है। दक्षिण भारत के जो मंदिर है, द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, वो अलग प्रकार से बने हुए, उन्हें पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया है और वो वुडन आर्किटेक्चर के जैसे हैं, जिसको कील चूल पद्धति कहते हैं। कील चूल पद्धति का मतलब ये है कि आपने एक पत्थर रखा, जब दूसरा वाला पत्थर आप उसके ऊपर रख रहे हैं तो उसमें आप एक छेद कर रहे हैं और नीचे वाला पत्थर थोड़ा सा नुकीला है और उस पत्थर को स्थापित किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि दक्षिण भारत के जो मंदिर है, द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, उनमें प्लास्टर का इस्तेमाल नहीं है। वो अपने आप में अद्वितीय मंदिर है। वो ये लगभग 200 से 250 फीट ऊंचा मंदिर है। वो आप तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर देख लीजिएगा, मीनाक्षी टेम्पल देख लीजिएगा, वो सारे मंदिर कैसे जुड़े मुल्की। यहाँ आमलक मिलेगा, वहां आपको स्तूपिका मिलेगी, वहां भी गोल उसमें है, और वहां भी आपको क्या मिलेगा, गर्भगृह मिलेगा। कुछ मंदिरों में जो प्रदक्षिणा पथ है वो मंदिर के अंदर ही है। प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा का पथ है कि सामान्य परिक्रमा, जो परिक्रमा। कुछ जगह आपको जो प्रदक्षिणा पथ है वो मंदिर के बाहर मिलेगा, कुछ जगह आपको पंचायतन मंदिर मिलेंगे कि एक मंदिर के बाहर 4 अलग अलग मंदिर और हैं। तो दक्षिण भारतीय मंदिर भी अपने आप में कमाल है। एक आप दक्षिण भारतीय मंदिरों में आगे चलकर ये हुआ कि जो पहले मंदिर का जो भाग था, भीतरी भाग था, वो बहुत सजावटी होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि भीतरी भाग तो सादा होता चला गया और जो उसका आगे चलकर जो गेट था उसको भव्य बनाया जाने लगा, गोपुरम, जैसे गोपुरम कहलाने लगा। फिर क्वेश्चन का जिक्र जैसे आया था कि मान लीजिए विद्यार्थी पूछते क्वेश्चन कैसे आता है, मान लीजिए आपसे गर्भगृह की बात की जाए, आपसे रेखा देउल की बात की जाए और आमलक लिखा जाए और चौथा लिखा जाए गोपुरम, और एक आ जाता है कि इसमें से कौन सा बेमेल है, तो वो जो तीनों हिस्से थे वो तो मंदिर के भीतरी हिस्से के थे और जो गोपुरम क्या था वो बाहरी सर। ऐसे ही तीसरी शैली आती है बेसर शैली, वो चालुक्यों के द्वारा थी। इन दोनों शैलियों के अंगों का जो मिश्रण किसे मिलता है, बेसर शैली में मिलता है। अच्छा, एक शैली और है जो मामल्य शैली, जिसको बिल्कुल वो देखिएगा, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के समय मामल्य शैली और आई। मामल्यपुरम के अंदर हमें कई सारे मंदिर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम सब पगोड़ा कहते हैं, जहाँ चट्टानों को काटकर, बस सिंगल स्टोन को काटकर मंदिरों का निर्माण हुआ। वो उनको रथ टेम्पल भी कहा जाता है कि भाई द्रौपदी आकाश मंदिर भी कहते हैं। मोनोलिथिक, जैसे आप इंग्लिश में मोनोलिथिक टेम्पल को कहते हैं कि एक चट्टान को काटकर मंदिरों को बनाया गया। वो भी अपने आप में कमाल था। आप चट्टानों काट कर मंदिरों को कैसे बनाया गया, चट्टानों और पर्वतों को काटकर जो मंदिर बनाने का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो अपने आप में कैलाश मंदिर है। ये कैलाश मंदिर का उदाहरण है कि उसको ऊपर से काटते हुए नीचे लाया गया। अब देखिएगा, 2 बातें हैं जो काम विद्यार्थी मन में आती, जो एक सामान्य उसमें आती, हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया। ये ऐसा नहीं है आपको पढ़ाया नहीं गया, बात ये कि हमने पढ़ा नहीं। कम से कम 1000 से ऊपर पुस्तकें इस पर लिखी गई, मंदिर स्थापत्य, भारतीय कला और स्थापत्य पर लिखी गई है। जैसे मंदिर की पाठ्यक्रम है दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं अभी,
तो दक्षिण भारत के मंदिरों को कहा जाता है कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र रहे हैं। मंदिर से इकोनॉमी कैसे चलती है, जैसे आज भी आजकल पॉलिटिक्स में पूछा जाता है कि भाई आप मंदिर बनवा रहे हो या कुछ और बनवा रहे हो, इनसे इकोनॉमी कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था में भैया धक्षिण भारत के मंदिरों के ये प्रश्न कभी आईएएस में पूछा भी गया है पहले। उसका एक कारण है कि जैसे जैसे मंदिर मजबूत और बड़े होते चले गए, धीरे धीरे उन्हें विभिन्न गांवों की आय दान में दी जाने लगी और धीरे धीरे कुछ हिस्सा रेवेन्यू कलेक्शन का और जो उस इलाके का जो शासन प्रबंध था वो भी ये मंदिर संभालने लगे। ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत के कुछ मंदिर तो इतने बड़े थे जहाँ लगभग 1000 से ऊपर गांवों की जो आय थी वो इन मंदिरों के पास जाया करती थी और इसलिए एक प्रकार से कुछ हद तक एक प्रकार से पैरेलल इकोनॉमी दक्षिण भारतीय मंदिर बढ़ाने लगे। और भारतीय मंदिरों की जहां तक बात है कि जितने भी जो विदेशी व्यापार हुए आप देखें मंदिरों पर स्थित हुए कि वो बहुत संसाधनों से बहुत अति परिपूर्ण थे। अब चलते चलते 2-3 कुछ छोटे छोटे सवाल, जैसे एक सवाल है कि क्या जो शासक का धर्म होता था वो हमारी कला पर, यानी उस दौर की जो कला है, शासक का व्यक्तिगत धर्म जो है वो कला पे दिखाई देता है? ठीक है, प्रभाव तो रहेगा। हम देखते हैं कि भाई जो शासक रहे, जिस धर्म के रहे, वो प्रभाव तो देखने को रहेगा। मान लीजिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो जो अशोक के स्तंभ मिलते हैं उसमें धर्म प्रचक्र प्रवर्तन की जिक्र आता है, वो भी आता है। तो जो जैसे जहाँ जो शासक जिन्होंने बौद्ध अपनाया उसमें कनिष्क था, कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो हम देखते हैं कि बौद्ध कला का एक अलग प्रकार से सामने आता है। और हम जब ये कहते हैं कि भारतीय साहित्य और कला समाज का दर्पण है, तो जो सामाजिक जो परिपाटियां रहेंगी वो हमें कहीं ना कहीं इनकी झांकियां देखने को मिलती है। अब एक आज की चर्चा का अंतिम सवाल कि क्या कला के माध्यम से जो कलाकार है या उस दौर के जो शासक हैं वो कुछ संचार करना चाहते हैं, मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कुछ कहना चाहते हैं अपनी कला के माध्यम से? देखिए, भारतीय कला के परिप्रेक्ष्य में ये है कि 2-3 खास बातें आपके इस प्रश्न से निकला। अक्सर कहा जाता है कि जो विदेशी कलाकार हुए उनके नाम ज्यादा हुए, माइकल एंजेलो, राफेल, ताते, अलग। भारतीय कलाकारों का जिक्र क्यों नहीं आता नाम के साथ? ठीक है, भारतीय कला की विशेषता है कि यह कला व्यक्ति प्रधान नहीं रही, धर्म और समाज प्रधान रही। बिल्कुल भारतीय कलाकार के हस्ताक्षर आपको किसी भारतीय कलाकृति पर नहीं मिलेगी। बिल्कुल, कि किसने बनाया नहीं पता। माइकल एंजेलो, राफेल का जिक्र किया, जो कि भारतीय कला का बहुत विशाल संसार है, अपन सारा समेट नहीं पाए। मैं अजंता के चित्रकला की बात करता हूँ आपसे। गुप्त काल और उसके बाद के सारा समय अजंता की चित्रकलाओं का। अजंता की चित्रकला गुफाओं में निर्मित हुई, गुफाओं भी दीवारों को सपाट किया गया, गोबर मिश्रित से उनका एक प्रारंभिक आवरण बनाया गया और ये कहते हैं कि गीले आवरण में उन रंगों को भरा गया। अजंता की चित्रकला पे आप अजंता पेंटिंग्स के आप उन फोटोग्राफ्स को देखिएगा, उसमें अब चूंकि विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज होता है, एक उनकी किताबों में लिखा हुआ आता है कि अजंता की चित्रकला के रंग अपनी रेखाओं को नहीं छोड़ते। हाँ, एक लाइन लिखी आती है। बिल्कुल, उसका मतलब ये है, रेखाओं का मतलब है कि आप आउटलाइन ड्रॉ करते हैं या आपने भी किसी का अंकन किया कि साहब इस हिस्से में साड़ी का रंग ये होगा, इस कारण ये होगा, वो अपनी रेखाओं को नहीं छोड़ता। विद्यार्थी होंगे जो शाही का पेन होता है ना, उससे आप किसी गीले कागज पर रख के देखिए, आप शाही फैलने लगेगी। वो उनकी तकनीक कितनी कमाल की रही होगी कि उन्होंने गीले उस पृष्ठभूमि पे उन्होंने रंगों को भरा और रेखाओं से उस रंग बाहर नहीं गए। तो जब भारतीय कला के कलाकार ने जब इतना कमाल का अंकन किया, लेकिन तब भी उसने हस्ताक्षर अपने उसके ऊपर नहीं किए, ये बात। लेकिन कोई भी कलाकार जब अपनी कला को स्थूल रूप देता है ना, तो पहली बात तो जाति अधिकांश किसकी हो जाती है? उस तत्कालीन समाज और साहित्य की हो जाती है, वो बहुत बनो है। और जो वो कह रहा है वो स्थूल रूप में हमारे सामने आती, तो कहीं ना कहीं एक ये तो रहता होगा, हर भारतीय जो कलाकार है या जो गुरु है वो चाहता है कि जो उसके पास जो प्रतिभा है वो सामने आए, वो किसी एक नई पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाए। तो इन सारे कला के उदाहरणों में साफ नजर आता है कि भारतीय कलाकार वो जो अपना जो पूरा का पूरा है उसे वो सामने
समाज को या आने वाली पीढ़ियों के सामने रख के उसको करना चाह रहा था, ये हमें साफ नजर आता है। एक सवाल जो बीच में रह गया वो ये था कि स्थापत्य कला और वास्तुकला इन दोनों में क्या फर्क है? हम कि एक जैसा लगता है हमको। देखिएगा, बहुत बारीक सा फर्क है। स्थापत्य ये है कि आप उसका निर्माण कर रहे हैं, और वास्तु में ये है कि वो एक निश्चित एक परिमाण के साथ चीज़ों को बनाया जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि नागर शैली का मंदिर है, आप देखेंगे कि जब आप नागर शैली के मंदिर से आप बाहर निकल रहे हैं ना, तो आप देखेंगे अक्सर पुराने मंदिरों में जैसे आप उसको कहेंगे तो आपको एक शिला देखने को मिलेगी, एक कट देखने को मिलेगा आप में उसके, उसे चंद्रशिला कहा जाता है। मैंने आपसे शुभनासा का वर्णन किया, तो जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया ना, उसको उन्होंने नहीं तोड़ा। स्थापत्य वो था जो बेसिक स्ट्रक्चर था, और जो उसके लक्षणों की बात की, बेसिकली उस वास्तु का जिक्र करते हैं हम। यानी जैसे कि हम कह सकते हैं यार, एक तो हो गया सिविल इंजीनियरिंग, वो तो स्थापत्य हो गया, और आर्किटेक्चर जो उसका एस्थेटिक सेंस जो है ना, वो वास्तु है। हम मतलब आर्किटेक्चर जो डिजाइन बनाया या कितने मेजरमेंट में कौन सी चीज में आएगी वो कहलाएगा। तो जैसा कि आज आपने देखा, हमने भारतीय कला के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की। उसमें भी अभी हम केवल प्राचीन भारत को ही कवर कर पाए हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें अभी बाकी हैं। प्राचीन भारतीय कला के बारे में आज हमने एक विस्तार से चर्चा की। आगे भी इस तरह की चर्चा हम जारी रखेंगे इतिहास को लेकर। विद्यार्थियों के जो सवाल हैं और आप लोग भी जो आपकी परेशानियां हैं वो आप चाहें तो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगले सेगमेंट में हम सर से उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहिए। धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद। एक विपिन जी, एक बात कहना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से, जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं इसको, क्योंकि 1 घंटे का समय भारतीय कला के इस वृहद विषय को समेटने में बहुत कम है। अगर हम दोनों बैठ के यदि किताबों को भी दोहराएं, हाँ, उनके तो नाम भी भी पढ़े तो भी 1 घंटा बहुत कम होगा। तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जब आप इसे सुने देखें, तो अपने कमेंट सेक्शन में या किसी भी माध्यम से अपने प्रश्नों को हम तक पहुँचाएं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि भारतीय कला के इतिहास के संबंध में हम उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर पाएं। बिल्कुल, ये आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा। तो जैसा कि सर का भी कहना है और हमारा भी कहना है, इतिहास को लेके आपके जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, या कैसे आपको इतिहास पढ़ना अच्छा लगे, कि बोरिंग सब्जेक्ट से इंटरेस्टिंग कैसे हो, या किसी तरह की भी जिज्ञासा है जो स्कूल से कॉलेज तक आपकी शांत ना हो पाई हो, और वो जिज्ञासा आपको परेशान अगर करती है, अगर आप इतिहास के गंभीर विद्यार्थी हैं, तो जरूर वो सवाल हमसे करें, और हम अगले खंड में जरूर उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, यह पता। धन्यवाद विपिन। कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।